और भैया बताओ, एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया चल रहा है ना? तो यार, वीडियो के थंबनेल से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर का एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 110 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। भैया गजब प्रैक्टिस होने वाला है तेरा। अगर तुम पूरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए होगे ना यार, तो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। भैया अगर तुम चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए हो, तो अब तुम्हारा टेस्ट होने जा रहा है। अब इस टेस्ट में तुम कितना नंबर लाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग इसका तैयारी भी पूरा कर लिए हैं ना, तो एक बार देख लो यार, खुद को जज तो करो कम से कम कि तुम कितना क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है, इसलिए अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं करने सकोगे। देखो यार, ये वीडियो में 2K व्यूज़ का टारगेट रखता हूँ। अगर 2000 व्यूज़ आ गया तो मैं कल ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू वाला वीडियो बना डालूंगा। देखते हैं तुम लोग का कैसा रिस्पॉन्स आता है। देखो भैया, आदमी इतना मेहनत करता है ना, और रिस्पॉन्स नहीं आता है तब फिर वीडियो ही बनाने मन नहीं करता है। देखते हैं, अगर सही रिस्पॉन्स दोगे तो ज्योग्राफी का भी वीडियो लाऊंगा, और अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आया तब तो फिर तुम समझ ही सकते हो। इसलिए खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, उन लोगों को भी थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो चलो, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, फिर उसको भी समझाऊंगा कैसे वो आंसर आया, वो सभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा कौन सा चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज किया गया था? भैया 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव रिजिम आ गया था, तो वे लोग सेंसरशिप छाप देते थे, प्रेस में कंट्रोल करते थे, तो इसके बारे में लिबरल नेशनलिस्ट लोग क्रिटिसाइज करते थे। तो इसका आंसर तो यही होगा, अगला नंबर भी देख लो, प्रिवेंशन ऑफ चर्च, ए मॉडर्न आर्मी, इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी। यार ए नंबर ही सही आंसर होगा ना। अगला देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम सेट ऑफ इन 1815 इन यूरोप। 1815 में यूरोप में किस टाइप का कंजर्वेटिव रिजिम इस्टेब्लिश हुआ? डेमोक्रेटिक और डिक्टोरियल, ये तो नहीं होगा। ऑटोक्रेटिक और एरिस्टोक्रेटिक, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। भैया मैं तुम्हें बता दूं, 1815 में यूरोप में ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म रिजिम इस्टेब्लिश हुआ था। तुम चाहो तो बुक खोल के देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यार गड़बड़ा जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन कौन सा रिवॉल्यूशन को बोला जाता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सब नहीं होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया। उसको यार पहले भी वो तो सार्दिनिया पे डिमोट का राजा था, बाद में पूरा इटली का राजा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। बाल्कन रीजन का अधिकतर पार्ट किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तबे ना यार, जब ओटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ तो बाल्कन रीजन का जितना भी देश था वो आपस में टूट गए। मतलब सब कोई चाहते हैं, बोले कि हाँ हम आज़ाद रहेंगे, ओटोमन एम्पायर के साथ नहीं रहेंगे। यार जब तक पैसा रहता है ना, तब तक सब कोई साथ रहेगा, लेकिन जब पैसा घट जाएगा ना तो इधर उधर बिखर जाएगा। तो ओटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ, पैसा वैसा इसके पास नहीं था, तो ये संभरा नहीं सका, सब कोई बिखर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिज्म नॉट बिलीव इन। यूरोपियन कंजर्वेटिज्म किस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें तो बिलीव करते थे। यार सही काहे कर रहे हैं। स्ट्रेंथेड मोनार्की, इसमें भी बिलीव करते थे। ए रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, यार इसमें बिलीव नहीं करते थे। वहाँ पर तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी डू नॉट बिलीव टू रिटर्न सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी ईरा लिखा हुआ है। तो यार डू नॉट बिलीव वहाँ पर लिखा हुआ है यार, तो यहाँ पर तो यही ना सही आंसर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ नेपोलियंस डिफीट। इसमें से कौन सा देश का हाथ नेपोलियन को हराने में नहीं था? ब्रिटेन का था, ऑस्ट्रिया का था, प्रशिया का था, इटली का नहीं था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। यार यहाँ पर तो ग्रीस ही होगा।
यार ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना फालतू चीज़ है, इसलिए इस समय ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना का को होस्ट कौन किया था? नीचे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। अभी इतना आसान क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815? 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया उसमें से कौन सा चीज़ नहीं किया गया? द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज सेट ऑफ इन नॉर्थ। यार ये तो किया गया था। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली, ये भी किया गया था। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज इन द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भी किया गया था। बचा कौन? डी, यही सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रसिया वाज गिवन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। यार जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वियर रिमेन अनटच्ड, उसको छुआ तक नहीं गया था। यहाँ पर रसिया को कहाँ से मिल गया? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। द मीनिंग ऑफ वोल्कजिस्ट, वोल्कजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? यार इसमें तुम बहुत कन्फ्यूजन होते हो, मैं अभी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। दास वोल्क, दो वर्ड है। दास क्या हुआ यार? दास वोल्क, चलो मैं बोल के ही बता देता हूँ। एगो दास वोल्क है, एगो वोल्कजिस्ट है। तो दास वोल्क मतलब होता है कॉमन पीपल, दास वोल्क मतलब कॉमन पीपल, और वोल्कजिस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ द नेशन। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रशिया टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। जोल्वेरन, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, जोल्वेरन ही बनना था। आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। फ्रेंच आर्टिस्ट जो कि 4 प्रिंट बनाया था अपने सपने को दिखाते हुए, कौन था वो? फ्रेडरिक सोरियो। इसमें से सिर्फ एक ही प्रिंट तुम्हारे बुक में है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज में। फ्रेडरिक सोरियो इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? यार तुम बुक्स के अंदर का अगर फोटो वाला पैराग्राफ को सही से पढ़े होगे तो इसका आंसर तुम जान जाओगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप वेथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी का यूनिफिकेशन में किसका सबसे बड़ा हाथ था? यार प्रशिया के चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा हाथ था, जिसका नाम था ओटो फोन बिस्मार्क। गजब आदमी था यार ये, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ही इज कॉल्ड मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो 3 wars 7 years, 3 wars over 7 year विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। यार 3 लड़ाइयाँ हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी के साथ। तो जर्मनी और फ्रांस के साथ यार 4 गो देश के साथ 3 लड़ाई हुआ 7 साल के लिए। तो इसमें कौन जीता भैया, कौन जीता? यार इसमें तो डेनिस का नाम ही नहीं है, तो ये कहाँ से जीतेगा? और फ्रांस भी नहीं जीता था यार। इसमें 2 गो में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रशिया जीता कि जर्मनी जीता। भैया देखो यार, उसमें तो जर्मनी था ही नहीं, प्रशिया ही ना लड़ रहा था भैया, तो जीतेगा कौन? प्रशिया ही ना जीतेगा। छोटा मोटा चीज़ में तुम भी कन्फ्यूजन कर देते हो। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया था? इट इंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, बिल्कुल सही। इट ट्रांसफर पावर टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, बिल्कुल सही। यार 2 गो सही है हुआ, तो बस ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीसरा को पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ देता हूँ एक बार। इट प्रोक्लेम्ड द henceforth people would constitute the nation and save its destiny। है यार, ये लाइन तो तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर तुम एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े होगे ना यार, तो चैलेंज करता हूँ, इस पीडीएफ का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। और एनसीईआरटी अगर तुम बढ़िया से नहीं पढ़े हो तो कोई उपाय नहीं है भैया, बढ़िया से पढ़ लेना। इसलिए ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, देखो तो तुम कितना नंबर ला रहे हो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज? एगो महिला अपना आँख को काला पट्टी से ढक ली है और हाथ में तराजू पकड़ी है, तो बताओ ये किस चीज़ का सिंबल है? यार जस्टिस का सिंबल है, न्याय का सिंबल है। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसका मेन इंटेंशन क्या था? उसका मेन इंटेंशन था
कि यूरोप में मोनार्की को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया जाए, कंजर्वेटिव रिजिम फिर से यूरोप में आ जाए, यही इंटेंशन था। सारा लोग गरियाने मन करता है भैया, देखो डेमोक्रेटिक था ना, फिर उल्टा फिर नया से कंजर्वेटिव रिजिम इस्टेब्लिश कर रहा है। जाने दो जाने दो। व्हाट डिड दास वोल्क स्टैंड फॉर? अभी ही मैंने बताया था, दास वोल्क कॉमन पीपल, वोल्कजिस्ट स्पिरिट ऑफ नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म के रेफरेंस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, अरे यार ये तो लिबरलिज्म के बारे में अगर होता तो ये सही होता। फ्रीडम मार्केट, ये भी लिबरलिज्म का है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यार सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। अगला क्वेश्चन, नेशनलिज्म विच इमर्ज एज ए फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स? लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो कि एक फोर्स की तरह आया, फोर्स मतलब होता है फौज की तरह आया, तो नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है यार? अपने देश के प्रति प्रेम का भावना होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिवोट फॉर ऑन्स कंट्री, यार ये तो तीनों में लिखा हुआ है। चलो चौथा तो गलत हुआ ना, अब तीनों में से कौन का सही करेंगे? यार देखो भैया, अपने देश के साथ प्रेम करना सही है, लेकिन दूसरा देश के साथ नफरत करना सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सही होगा? अरे यार हिस्ट्री एंड कल्चर, ये तो नेशन स्टेट में था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नेशन स्टेट का डिफिनेशन होता तब ए होता, लेकिन नहीं यार, इसमें तो ए इज द करेक्ट आंसर। ईस्टर ड्रेनर बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसरी बिकॉज, नेसेसिटी बिकॉज, वहाँ यार ये क्वेश्चन कहाँ से है मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे किताब में जो सोर्स है टोटल 3 गो सोर्स दिया हुआ है, तो उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर तुम उसको पढ़ोगे तो तुम जानोगे उसमें प्रोटेक्शन का भी बात नहीं किया गया था, पार्लियामेंट का भी बात नहीं किया गया था, जॉब का भी बात नहीं किया गया था, वहाँ लिबर्टी का बात किया गया था। लिबर्टी का लास्ट लाइन आसपास देखना, लास्ट का 2-3 लाइन को, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना को कौन कौन कंट्री अटेंड नहीं किए थे? यार ब्रिटेन किया था, रशिया किया था, प्रशिया किया था, स्विट्जरलैंड नहीं किया था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है या फिर नहीं यार? जल्दी से कमेंट करके बताओ, उतना देरी से मैं बोले जा रहा हूँ, तुम थोड़ा सा बोलो। द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? नेपोलियनिक कोड किस किस जगह पर एक्सपोर्ट किया गया? यार जहाँ पर फ्रांस का कंट्रोल था वहीं नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्ट किया गया। द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट फॉर ऑल, कौन सा ऑप्शन में है? द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट होगा यार, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए सी डी करेक्ट नहीं होगा, यहाँ अंदाजे लिख के भरवा देता है भैया, देख रहे हो ना, बी नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू वोट फॉर ऑल, यही सही होगा। अच्छा ऊपर का भी देख लेते हैं, राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली मैन, मैन नहीं होगा। अगला है द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओइंग मैन, ये भी नहीं होगा। राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू एजुकेटेड मैन, नहीं यार, एजुकेटेड मैन एंड वुमेन नहीं, सबको वोट देने का अधिकार को यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? इसमें से कौन सा चीज़ पे कंजर्वेटिज्म बिलीव नहीं करते थे? कंजर्वेटिज्म बिलीव इन इस्टेब्लिशिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी, बिल्कुल करेक्ट, इसमें बिलीव करते थे यार। कंजर्वेटिज्म स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड क्विक चेंज, हाँ यार वो लोग बोलते थे कि अचानक से मत बदलो, धीरे 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 बदलो, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म प्रपोज टू रिटर्न, नहीं यार, टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी ईरा, नहीं यार, प्री रिवोल्यूशनरी ईरा में वो रिटर्न नहीं करना चाहते थे, डू नॉट रिटर्न होता तब ये सही होता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में नेशन स्टेट फॉर्म करने के लिए कौन सा चीज हेल्प किया? द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ द सडन अपहीवल। नहीं यार, अचानक तो ब्रिटेन नेशन स्टेट नहीं बना। आगे देखते हैं। इन 1688 द मोनार्की इन ब्रिटेन हैज सीज्ड द पावर फ्रॉम इंग्लिश पार्लियामेंट। यार क्या है ये? उल्टी गंगा यहाँ पर बह रहा है, देख रहे हो ना? यहाँ पर क्या बोलता है, 1688 में मोनार्की पार्लियामेंट से पावर छीन लिया। उल्टा पलटा बात करता है यार। यहाँ पर बोलता पार्लियामेंट मोनार्की से पावर छीन लिया, तो बोलते कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल दिया। यहाँ पर गड़बड़ा सकते हो भाई, ध्यान से देखो। अब अगला नंबर है, द पार्लियामेंट थॉट नहीं द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की विच ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। दिस इज सही आंसर। हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके बोलो, यही तो यार इंडियन का है पहचान। बीच बीच में सादरी भी मिक्स कर देता है, इंडियन का यही है पहचान। द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वार विथ स्कॉटलैंड एंड वेल्स। यार स्कॉटलैंड और वेल्स तो चुपचाप से आराम से मिल गया था ये लोग, तो कहाँ से यहाँ पर वार हो गया? गलत है यार, इसका सही आंसर सी ही होगा ना। 31 ईली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर क्लॉथ। जोल्बेरन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया रेफर टू जोल्बेरन कस्टम्स यूनियन। यार ये डायरेक्ट आंसर बनता है ना, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रोमांटिसिज्म रेफर्स टू ए कल्चरल मूवमेंट। इसमें क्या है समझाना, कल्चरल मूवमेंट ही रोमांटिसिज्म कहलाता है। तुम एनसीईआरटी पढ़े होगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789? 1789 के रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में कौन सा गवर्नमेंट था? डिक्टेटरशिप नहीं था, मिलिट्री नहीं था, फ्रेंच सिटीजन भी नहीं था, मोनार्की था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसाइडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? यहाँ पर कंट्रीज नहीं होगा यार, कंट्री होगा, ठीक है, यहाँ पर सुधार लेना। तो ग्रीस इज कंसाइडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विच विद इट कोर वर्ड लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कौन सा रिवॉल्यूशन सबसे पहले लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बताया था? यार दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, क्रोन ऑफ ओक लीफ सिंबलाइज। ओक लीफ, ओक का पत्ता का मुकुट किस चीज को सिंबलाइज करता है? हीरोइज्म। यार एक चीज मैं बता देता हूँ, हाँ कहो यार, देखो तुम्हारे बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है कि कौन सा चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर क्रोन ऑफ ओकलिप्स, तो यहाँ पर क्रोन ऑफ ओकलिप्स लिखा हुआ होगा। उसके बाद बीइंग फ्रीड नहीं, उसके बाद राइजिंग सन यहाँ पर लिखा हुआ होगा, फिर ब्लाइंड फोल्डेड मैन कैरिंग ए वेइंग स्केल, मतलब जो जो चीज़ है उसको इधर लिखा हुआ होगा, उसका सिम्बोलाइज क्या है उसको इधर लिखा हुआ होगा। ये वाला टेबल होगा, इसको तुम याद जरूर से कर लेना, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही आएगा तुम्हारा एग्जाम में, इसलिए याद कर लेना। व्हाट डिड जर्मन स्वर्ड्स स्टैंड फॉर? ये भी वही टेबल का है, ठीक है। जर्मन स्वर्ड किस चीज़ को स्टैंड करता है? रेडीनेस टू फाइट। यार कोई अगर तुमको तलवार दिखा रहा है तो तुम समझ जाओगे कि वो लड़ने के लिए तैयार है भैया, कभी भी तलवार चला सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग बिफोर रिवॉल्यूशन इन 1789? अरे यार ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ा देर पहले किए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट? यार नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट में इसमें से कौन सा चीज़ नहीं आता है? ध्यान से देखो, तुमसे इसमें गड़बड़ी हो सकती है। क्लियर डिफाइंड बाउंड्री, हाँ ये तो उसके डेफिनेशन में आता है। नेशनल आइडेंटिकल बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, ये भी आता है। सोवेरेनिटी, ये भी आता है। फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, अरे यार नेशन स्टेट के डेफिनेशन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मोनार्की सिस्टम से फ्रीडम होना चाहिए। वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि क्लियर डिफाइंड बाउंड्री होना चाहिए,
ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसका एक शासक होना चाहिए, उस देश का एक शासक नहीं, एक शासक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 गो शासक है। इतना बड़ा को अलग शासक, अलग आदमी शासन कर रहा है, इतना बड़ा को अलग, इतना बड़ा को अलग अलग, ऐसा में नेशन स्टेट नहीं बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज एन एलोग्री? एलोग्री क्या है? एलोग्री इज दी, जब किसी देश को या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट एरिया को किसी फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको एलोग्री कहते हैं। यार हिंदी से बढ़िया समझाने में लगता है भैया, इंग्लिश से गड़बड़ा जाते हैं। कहे कि हम लोग हिंदुस्तान का आदमी है तो अंग्रेज थोड़े ना है जो फटाफट बोलेंगे इंग्लिश। अच्छा, व्हाट वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिम ब्रदर इन नेशन बिल्डिंग? नेशन बिल्डिंग में ग्रिम ब्रदर का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो फेरी टेल नहीं, हाँ फेरी टेल ही होगा यार, फेरी टेल होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वुमेन वेयर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च ऑफ संत पाउल। यार एक कहानी मैंने तुम्हें बताया था, वो था जब मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा था उस समय, कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो संत पाउल चर्च था ना, उसमें वुमेन महिला लोग को तो बुलाया था, लेकिन उन लोग को बोला था कि तुम किनारे से बस देखते रहो, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा। तो देखने के लिए सिर्फ बुलाया था, एज ए ऑब्जर्वर, उससे अच्छा तो बुलाता ही नहीं। व्हाट डिड वेबर इन साइलेसिया इन 1815 रिवोल्ट अगेंस्ट? यार वाई होता, वाई। साइलेसिया में जो वेबर्स लोग थे, जो कपड़ा बुनते हैं, वे लोग क्यों रिवॉल्यूशन कर रहे थे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो ठेकेदार था, उसको कम पैसा दिया था। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम इनफ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the result of police being used as the medium of instruction for preaching in all church gathering in late 18th century? जब पोलैंड में जितने भी चर्च के पुजारी थे, बायप्स लोग थे, वे लोग गैदरिंग सब में पोलिश लैंग्वेज को यूज करने लगे, तो उसके रिप्लाई में रशियन गवर्नमेंट क्या किया? तो यार जितने भी प्रीस्ट्स और बायप्स लोग थे ना, उसको जेल में भेज दिया और कुछ को साइबेरिया में भेज दिया, प्रीस्ट और बायप्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही लगता है, अगला ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फॉलोअर्स वेयर टोलरेट, नहीं टॉर्चर, अरे यार सही से पढ़ा नहीं रहे, हाथ को यहाँ पर रख रहा हूँ ना, इसीलिए सही से नहीं पढ़ा रहा है। फॉलोअर्स वेयर टॉर्चर, ये नहीं होगा। प्रीचर्स वेयर फोर्स टू प्रीच इन रसिया, ये भी नहीं होगा। फॉलोअर्स वेयर सेंट टू साइबेरिया, नहीं यार, यहाँ पर अगर प्रीस्ट एंड बायोप्स वेयर सेंट टू साइबेरिया होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फॉलोअर्स को साइबेरिया का हेले भेजेगा यार। हाउ डू कैरोल कुरपेंस्की सेलिब्रेटेड द नेशन स्ट्रगल? कैरोल कुरपेंस्की नेशन स्ट्रगल को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया? बाय ओपेरास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाई वाज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम सेट अप इन नॉर्थ? इसका तो एक ही रीजन था, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है ना, इसको याद करना। What led to the abolition of tariff barriers in the German speaking region of Europe and the reduction of currencies? किसके कारण से जर्मनी में बहुत सारा करेंसी में से 2 करेंसी सिर्फ बचा और जितना भी टेरिफ बैरियर था सब हट गया? किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम्स यूनियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यार मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ना, क्योंकि टोटल 110 को क्वेश्चन कराना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बाकी देखो यार, इसका तो डायरेक्ट आंसर यही बनता है, इसलिए इसको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको समझाने का ज़रूरत नहीं है उसको मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, और जिसको ज़रूरत है उसको मैं समझा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। व्हाट वाज व्यूड एज द ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक चेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास? न्यू कमर्शियल क्लास के लिए कौन सा चीज़ ऑब्स्टिकल बनकर उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहा था? यार कस्टम ड्यूटीज, इतना ज़्यादा टैक्स से भरना पड़ता था ना कि वो लोग परेशान हो जाता था। अब बताओ भैया, हेम्बर्ग से नुरेम्बर्ग, जर्मनी में 2 जगह है, हेम्बर्ग से नुरेम्बर्ग, वहाँ जाते समय 11 जगह टैक्स भरना पड़ता था। अब बताओ तो, तुम भारत में कहीं पर से भी कहीं पर चले जाओ ना, कहीं पर 11 जगह टैक्स भरना नहीं पड़ेगा।
ये लोग को यहाँ पर से यहाँ पर सामान अगर ले गया ना तो सामान का 11 बार टैक्स भरना पड़ता था। तो कस्टम ड्यूटीज ही इतना था ना कि उन लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिक्कत आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू नुरेमबर्ग इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हैव टू पास थ्रू हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स टू सेल हिज गुड्स। अपने सामान को बेचने के लिए एक व्यापारी को हैम्बर्ग से नुरेमबर्ग तक जाने के लिए उसको कितने बार टैक्स भरना पड़ता था? अभी ही मैंने बताया, उन लोग को 11 बार टैक्स भरना पड़ता था। बताओ भैया, गजब है यार, गजब है। कभी कभी तो हंसी आता है लोग को, 11 जगह काहे ले टैक्स फिर ये रखा था यार, परेशान करके रख देता था। अच्छा, इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस हु वेयर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू वोट। फ्रांस का जितना भी रिवोल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा वोट देने का अधिकार किसको मिला था यार? प्रॉपर्टी ओविंग मैन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनलिज्म बाउट अबाउट द यूरोप। नेशनलिज्म बाउट अबाउट इन यूरोप द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ये एनसीईआरटी का लाइन है यार, नेशनलिज्म बाउट अबाउट द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का 2nd पेज में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, द टर्म प्लेस्बीसाइट मीन्स यार, ये जो वर्ड है ना, ये एक हार्ड वर्ड है। ये हार्ड वर्ड कहाँ से उठा है? तुम्हारा सोर्स ए से। सोर्स मतलब तुम्हारे बुक में चैप्टर का 2nd पेज में देखना, एक सोर्स दिया हुआ है, उसमें से एक वर्ड है प्लेस्बीसाइट। तो इसका मीनिंग वहीं पर पेज के नीचे दिया हुआ है, तो अगर तुम उसको बढ़िया से पढ़े होगे तो तुम्हें तो याद होगा। चलो मैं बताता हूँ। एडल्ट फ्रेंचाइज ये नहीं होगा। A direct vote by which all people of the region are asked to accept or reject proposal. This is the correct answer. Next question. The idea of a united community enjoy equal right under a constitution were expressed. ला पात्री एंड ले सिटियन दोनों हो गया ना यार, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरलिज्म मीन्ट टू द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या होता है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, तो यही होता है नया मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब। विच न्यू स्पिरिट गाइडेंस यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में कौन सा रिजिम इस्टेब्लिश हुआ? फेसिज्म नहीं हुआ, नाजिज्म ना हुआ, कंजर्वेटिज्म भी ना हुआ, कम्युनिज्म नहीं हुआ, कंजर्वेटिज्म हुआ था यार। 1815 के बाद तो कंजर्वेटिज्म रिजम ही यूरोप में इस्टेब्लिश हुआ था। कंजर्वेटिज्म रिजम मतलब ऑटोक्रेटिक, मतलब राजा लोग शासन करता था। अच्छा, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? इसका आंसर तो तुम कमेंट सेक्शन में दोगे। अरे यार इतना आसान का, चलो मैं ही बता देता हूँ। 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। What emphasized the notion of a united community enjoy equal right under constitution? इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हमने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ला पात्री एंड ले सिटोयन। अच्छा, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यहाँ पर फ्रेंच होगा, ठीक है। अरे मैं बिना ऑप्शन देखे यहाँ पर बता दिया। अगर तुम एनसीईआरटी का लाइन को बढ़िया से पढ़ते हो ना यार, तो बिना ऑप्शन देखे तुम आराम से आंसर बता दोगे, ठीक है। What mission did the revolutionary declare as the destiny to the French people? चलो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखते हैं। टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप। हाँ ये करेक्ट है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। टू मेक ए वन नेशन स्टेट, नहीं यार। टू बिकम ए डेमोक्रेसी, नहीं। टू बिकम सोवरेनिटी, नहीं यार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेन, यार ये सिलेक्ट हो रहा है, रुको थोड़ा सा। What happened when the news of event in France reached the different cities of Europe? जब फ्रांस रिवॉल्यूशन का न्यूज यूरोप का अलग अलग शहर में फैल गया तो क्या हुआ? दे वेयर टुमुलेट, नहीं। द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, नहीं यार। स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन टू सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What idea did French armies carry aboard through the Revolutionary War? Nationalism। अगला क्वेश्चन।
व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द टेरिटरी दैट वाज अंडर हिज कंट्रोल? यार इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स। ये तो सीधे सीधा आंसर है। क्वेश्चन बोलो, आंसर सीधे बोलो। वो बिना ऑप्शन देखे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन एक बार देख लेना। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड ब्लैंक। नेपोलियन ने किस चीज को बर्बाद कर दिया? डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया। यार नेपोलियन आया तबे ना फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हुआ, उससे पहले डेमोक्रेसी था। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस? फ्रांस में सिस्टम को और इफिशिएंट और रेशनल मतलब सिस्टम को और आसान बनाने के लिए क्या क्या किया? रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। यार देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग्स अबाउट? सिविल कोड ऑफ 1804 क्या क्या लाया? राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटी ऑफ स्टेट। नहीं यार, ये तो उल्टा बोल दिया। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before law and secured, yes this is the correct answer. No right to property, no right to equality. आगे देखते हैं। What did Napoleon do in rural areas of this region? अच्छा, रूरल एरियाज में नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने रूरल एरियाज में सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फ्स एंड मेमोरियल ड्यूज। देखो यार, गांव की तरफ क्या किया? तो गांव में किसान लोग रहते हैं, तो किसान के लिए ना कुछ किया होगा। ऐसा कह के भी तुम इसका आंसर ए टिक कर सकते हो। आगे देखते हैं। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन टाउन? नेपोलियन ने टाउन में क्या किया? गिल रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। ये सही लगता है। आगे देखते हैं। पीजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। बिल्कुल सही है यार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। यार ये सही है, लेकिन आधा बोल रहा है। इसमें 1 नंबर में पूरा बढ़िया से बोल दिया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 69। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। क्या बोल रहे हैं यार क्वेश्चन में? इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। अच्छा, हाँ, मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का क्या हाल था? यार उस समय तो जर्मनी का नामो निशान नहीं था, स्विट्जरलैंड का भी कुछ नामो निशान नहीं था, ना इटली का था। तो दे वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। हाँ ये सही है। वो बहुत सारा किंगडम में बिखरा हुआ था। जैसे कि मान लो ये स्विट्जरलैंड है ना, तो बहुत सारा राजा अलग अलग भाग को राज करता था। जैसे मान लो ऐसा डिवाइडेड है, इसको कोई अलग राजा राज कर रहा है, इसको कोई अलग, इसको कोई अलग, ऐसा बिखरा हुआ था। इसी तरीके से सब था। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी? यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोलता ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? तो यार लास्ट 18th सेंचुरी। ब्रिटेन में लास्ट 18th सेंचुरी और फ्रांस और जर्मनी का स्टेट सब में बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन। देखो यार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले ब्रिटेन में आया, फिर फ्रांस में आया। तो ब्रिटेन में लास्ट 18th सेंचुरी में आया, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी में फ्रांस में भी आ गया। व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। यार फर्स्ट नंबर में तो पूरा आंसर दे दिया। व्हाट इज सफरेज? इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे, उसका ऑप्शन दूसरा था। यार बात तो वही ना है। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to। भैया हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रॉपर्टी ओनिंग मैन होगा। Why नहीं, what did the custom union और जोल्बरिन do
जोल्वेरिन क्या किया था? एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स लोग वे थे जो कि मोनार्की, चर्च, सोशल हेडार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व इसमें बिलीव करते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? गजब क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस इन 1815। 1815 1815 यार 1815 भैया, पार्टिसिपेंट को देखो या ना देखो, बस डेट को याद रखो 1815। बाकी तो इसमें 1815 कुछ में है ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड एज ए रिपब्लिक? 1848 में लुइस फिलिप भाग गया था और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था 1848 में। ठीक है। विच एरिया वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? 1871 के बाद बाल्कन रीजन ही सीरियस टेंशन का विषय था। 1871 के बाद बाल्कन रीजन में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बाकी जगह तो शांत हो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। What do the Saint Angel and Christ symbolize in the Utopian vision? अगर तुम ध्यान से एनसीईआरटी बुक पढ़े होगे ना यार, तो तुम्हें याद हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेटर्निटी एमंग द नेशन। इसका ऑप्शन बी होगा यार, इक्वलिटी नहीं, फ्रीडम नहीं, इसका आंसर होगा फ्रेटर्निटी। यार एक बार तुम सही में बढ़िया से 1 नंबर से एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेना यार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के लाइन से ही उठ के आने वाला है, इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर। अच्छा, व्हाट टेरिटरीज डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर? हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Why was the Treaty of Vienna draw off in 1815? 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना क्यों हुआ था यार? गजब क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन गजब है तो आंसर भी आसान है। टू रिस्टोर मोनार्की, मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए ही 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था। हाँ, यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं यार, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे खाली आंसर बता के चल जा रहे हो। देखो यार, टू एबोलिश टेरिफ बैरियर्स, ये तो कस्टम यूनियन किया था। टू डिवाइड द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यार ये जर्मन कॉन्फेडरेशन तो कभी डिवाइड ही नहीं हुआ था। बोले थे ना ट्रीटी ऑफ वियना में जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वाज रिमेन अनटच्ड, ये था ना। हाँ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 82 की ओर बढ़ते हैं। नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जियोना। जिसेप्पी मजीनी फ्रॉम जियोना। यार एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसेप्पी मजीनी कौन से साल में जन्म हुए थे? चलो बता तो, अभी कमेंट करके अभी बताओ, देखता हूँ तुम जानते हो या फिर नहीं। बर्थ डेट ऑफ जिसेप्पी मजीनी। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When did Napoleon invaded in Italy 1797? यार इसको तो मैंने तुम्हें कराया था, याद तो तुम्हें होगा, जब मैं तुम्हें बता रहा था कि यार ये सब डेट को याद कर लो, हिस्ट्री में ये सब डेट बहुत काम का डेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट मैं तुम्हें बताया था, और वो सब डेट से अधिकतर डेट से क्वेश्चन उठ के यहाँ पर आया है। तो अगर तुम वो वीडियो देखे होगे तो तुम इसे जान गए होगे, तो फिर अगर नहीं देखे होगे तो क्या है, यहाँ नहीं जाना होगे। अच्छा, व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी था। किसका सीक्रेट सोसाइटी था यार? जिसेप्पी मजीनी का सीक्रेट सोसाइटी था। अच्छा यार, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यंग इटली कहाँ का था? चलो बताओ। यंग इटली, चलो मैं बता दे रहा हूँ, मार्शलिस का था। यंग यूरोप ब्रिटेन का था। यार बहुत चीज़ बता दी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following did not play an important role to develop nationalist sentiment? Art play important role, music play important role, but climate did not play any important role in to develop nationalist sentiment. यार, German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people होगा, एरिस्टोक्रेसी नहीं होगा, मिडिल क्लास भी नहीं होगा,
कॉमन पीपल होगा इसका आंसर। द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बायोप्स वेयर पनिश्ड, किस जगह पर इन लोग को पनिश किया जाता था? साइबेरिया में। नेम द एक्ट which resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. Important question. Important question. The Act of Union 1707 में the Act of Union इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ था। तो इन दोनों जब ये एक्ट को साइन किए तो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन, किसने गोल्डन मीन की पॉलिसी को फॉलो किया था? यार किसने होगा भैया? चलो बताओ यार, इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस फिलिप। ठीक है, अब 90 का क्वेश्चन को देखो। व्हाट वाज हिलारिया फिलेके? यार ये एक सीक्रेट सोसाइटी था। पता नहीं ये दोनों तुम्हारा सिलेबस का क्वेश्चन है या फिर नहीं, मुझे शक लग रहा है भैया। अच्छा फिर भी इसमें लुइस फिलिप है और ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ठीक है। हु फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी मिलिट्रा रेड शर्ट? रेड शर्ट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? गैरिबल्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? यार ये तो तुम बताओगे। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट ही तो था यार, कौन रहेगा वो? फ्रांस का एक आर्टिस्ट था। वियना कांग्रेस वाज कन्वेड इन 1815 फॉर व्हाट पर्पज? किस चीज के लिए 1815 में वियना कांग्रेस साइन किया गया था? टू डिक्लेयर कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? नहीं यार, वियना कांग्रेस में जर्मनी का यूनिफिकेशन के बारे में बातें नहीं किया गया था। टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजिम इन यूरोप? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट फ्रांस? नहीं यार। टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 93. Now we move to the question 94. Which year was known as the year of deer bread? 1848 was known as the year of deer bread. ठीक है। Name the state which lead to the process of Italian unification. Italian unification के लिए कौन सा स्टेट मेजर रोल प्ले किया था? सार्डिनिया, पीडीमोंट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who said Cavour his brain, Mazzini his soul, Garibaldi her sword? किसने कहा था? ये कहा था, किसने कहा था यार? बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज मार्टिन ने इससे कहा था। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन? ओटोमन बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। यार देखो भैया, ओटोमन बिस्मार्क भयानक आदमी था। ये ऐसा ही बात से काम करना नहीं चाहता था। ये बोलता था कि काम होगा तो लात से काम होगा, बाकी बात उससे काम नहीं होगा, इसलिए बोला गया है ब्लड एंड आयरन आदमी। थोड़ा देर पहले भी मैं बताया था, थोड़ा देर पहले नहीं, शुरुआत का 10-15 क्वेश्चन हो रहा था ना, उस समय मैं तुम्हें बताया था कि ओटो वन बिस्मार्क को ब्लड एंड आयरन मैन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बात पे विश्वास नहीं करता था, ये लड़ाई झगड़ा से ही मामला शांत करना चाहता था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर? यार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना, तुम बताओ भैया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ना द एक्ट बिटवीन नेशन 1707 में साइन हुआ था, उस समय बना था। तो आंसर हो जाएगा 1707। हु सेड दैट इटली वाज मर्ली ए जोग्राफिकल एक्सपेंशन? मैटरनिक सेड दैट इटली वाज merely a geographical expansion. Which one was not included in the Balkan region? देखो भैया, बाल्कन रीजन में कौन कौन सा स्टेट आते हैं ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। यार नहीं याद है फिर भी ना, तुम अगर एक बार उससे पढ़े भी होगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन बाल्कन रीजन में नहीं आता था।
मुझे तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है स्पेन नहीं आता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम फ्रांस में कौन राजा था? लुइस 16 was the king of France at the time of French Revolution. Which one of the following was not the feature of Napoleonic Code? Napoleonic Code का कौन सा चीज भी, इसमें से कौन सा चीज नेपोलियनिक कोड में नहीं आता है, ये पूछ रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ये भी आता है, राइट टू प्रॉपर्टी ये भी आता है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ यार ये नहीं आता है। ये नेपोलियनिक कोड ना सबसे पहला बात तो यही बोला था कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वेयर डिनाइड, मतलब जन्म से किसी को कुछ प्रिविलेजेस मिलने वाला नहीं है। आफ्टर नेपोलियन डिफीट, नेपोलियन के हार के बाद हु कैप्चर द पावर ऑफ यूरोप? यूरोप का जितना भी पावर था उसमें कौन कैप्चर कर लिया था, मतलब यूरोप को कौन शासन कर रहा था, सीधे बोलो ना यार। कंजर्वेटिज्म रिजम वेयर कैप्चर द पावर ऑफ यूरोप। हु रिमार्क्ड, किसने बोला था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी का यूरोप को सर्दी पकड़ देता है। कौन बोला था इसको? तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो अभी बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताओगे। विच कंट्री had been part of Ottoman Empire since the 15th century? ग्रीस। ग्रीस ही 15th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। Which country became full-fledged territorial state in Europe in year 1789? 1789 में फ्रांस एक फुल फ्लेज, यार बहुत देरी बोलते बोलते ना जीभ भी नहीं उलट रहा है, सॉरी इसके लिए यार। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इतना देर ना यार कभी मैं लगातार बोला नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आदत करूँगा देर तक बोलने का, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो 107 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? यूरोप में सबसे पहला नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन कब दिखा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिखा था, ये तो पता है। अब बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। आगे देखते हैं, विच लैंग्वेज वेयर वाज स्पोकन फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को ही डिप्लोमेसी के पर्पज के लिए यूज किया जाता था। लिबरल नेशनल मेनली बिलोंग टू विच क्लास? लिबरल नेशनलिस्ट, एजुकेटेड मिडिल क्लास। 110 वेयर वाज द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830? सबसे पहले कांड कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ग्रीस में हुआ था। यार ड्यूक मैटरनिक का एक बात याद है ना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जब तक फ्रांस छींकेगा नहीं तो बाकी यूरोप में ठंडा कैसे पड़ेगा? ठंडा मतलब सर्दी कैसे होगा इन लोग को? तो सबसे पहले तो फ्रांस में ही हुआ था जुलाई 1830 में। अगला क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ यार, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लग रहा है। Which new design flag was chosen to replace the formal flag royal standard in France? Tricolor. Which of the following reforms made the whole system in France more rational and efficient? Administrative reforms. यार सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ये सब रिफॉर्म तो नेपोलियन लाया ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही नेपोलियन लाया था, जिसके कारण वहाँ पर शासन करना आसान हुआ था। What was the main occupation in mid 18th century in Europe? मेन ऑक्यूपेशन था पीजेंट्री, किसान। बस इतना ही है ना यार। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। What was the main feature of the pattern of land holding prevailing in Eastern and Central Europe? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में
भास्ट स्टेट, बहुत बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे। यार तुम सोचोगे स्टेट क्या होता है, देखो भैया, बहुत बड़ा जमीन एक ही आदमी के कब्जे में होता है, तो वो उसको खेत बाड़ी उरी नहीं कहता है, उसको कहता है इट्स माई स्टेट। स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है। या बहुत देरी के मशक्कत के बाद हमारा 114 क्वेश्चन हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि 110 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैंने करा दिया टोटल 114 क्वेश्चन। तो चलो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और जल्दी से जल्दी 2000 व्यूज़ का एम को पूरा यार, जब तक पूरा नहीं करोगे तो अगला वीडियो नहीं आएगा। चलो बाय।